नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मॉनसून में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय संगठन की रूपरेखा जारी की। भारत 13 देशों के साथ विमान संचालन के एयर बबल समझौते पर बातचीत कर रहा है। गुजरात सरकार ने 5 शहरों में 70 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की घोषणा और माली के राष्ट्रपति इब्राहिम अबू बकर कीटा ने देश में सैन्य विद्रोह के बाद पद से इस्तीफा दिया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के कारण मौजूदा मॉनसून के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि ये मौसम में बदलाव और विषाणु जनित रोगों के फैलाव का समय है। इसे देखते हुए सतर्कता और एहतियाती उपाय जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों का समुचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में विषाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया जैसे रोगों के नियंत्रण के लिए उपाय जरूरी हैं। देश में जल्द ही कोई भी व्यक्ति अपनी मांग पर कोविड की जांच करवा सकेगा। सरकार ने कहा है कि वो कोविड जांच से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा के बाद मौजूदा परिस्थितियों में मांग पर जांच कराने की अनुमति देने पर विचार करेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि सरकार जांच के दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करेगी। उन्होंने ये बात एक प्रश्न के उत्तर में कही, जिसमें पूछा गया कि जो लोग जांच का खर्चा उठाने को तैयार हैं, उन्हें मांग पर जांच की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मौजूदा संसाधनों के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए मांग पर जांच के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। इस समय कोई भी व्यक्ति कोविड-19 की जांच तभी करवा सकता है जब उसे किसी डॉक्टर ने जांच की सलाह दी हो। देश में बीते एक दिन में कोविड के सबसे अधिक लगभग 58,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस बीमारी से अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 20 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर में 73.18% हो गई है। जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो 19,70,000 हो गए हैं और कुल एक्टिव केसेस के लगभग 3 गुना रिकवर्ड केसेस हो गए हैं। अगर कोविड का कुल संख्या देखें उसके मात्र 25% केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में कोविड से मरने वालों की संख्या तेजी से कम हो रही है और ये 1.92% पर आ गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय औसत से कम है। पिछले एक दिन में 876 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 51,797 हो गई है। देश में कोरोना जांच की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश एक दिन में 10 लाख परीक्षण करने के काफी नजदीक पहुंच गया है। एक दिन में करीब 9 लाख परीक्षण कर भारत ने कीर्तिमान बनाया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह शानदार उपलब्धि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति पर कड़ाई से अमल से हासिल हो पाई है। परीक्षणों के सप्ताहवार दैनिक औसत में भी तेज बढ़ोतरी हुई है और ये संख्या जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में 2,30,000 से चालू सप्ताह में करीब 8 लाख हो गई है। देश भर में अब तक कुल 3,09,41,264 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि इस उपलब्धि का प्रमुख कारण परीक्षण सुविधाओं का लगातार विस्तार होना है। दिल्ली में कल 1,374 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राजधानी में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,54,741 हो गई है। दिल्ली सरकार ने अब तक 1,39,000 संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की पुष्टि की है। पिछले 24 घंटों में ही 1,146 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। दिल्ली में इस महामारी से 4,226 लोगों की मौत हुई है।
बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 73% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4034 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार अब तक 80,740 लोग कोविड के उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। बिहार में नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने के बाद पहली बार सक्रिय मरीज के बढ़ने की दर 0.5% हो गई है। अब तक 80,740 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 28,576 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण 558 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड संक्रमण के फैलाव का आकलन करने के लिए राज्य में 6 जिले मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय, मधुबनी और पूर्णिया में दूसरे राउंड का सीरो सर्वे आज से शुरू हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए नाव पर चलंत अस्पताल और एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने गया में 2 सितंबर से लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को स्थगित कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस कोरोना संक्रमण के बीच एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अनूठा अभियान आरंभ कर रही है। बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए खास तौर पर चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी की है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए पुलिस का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान में पुलिस द्वारा बुजुर्गों को खाने पीने की सामग्री पहुंचाने से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ख्याल रखा जा रहा है। छतरपुर एसपी सचिन शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि 7 मूलभूत सुविधाएं अगर वो फोन करते हैं तो उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें प्रमुख तौर पे जैसे राशन है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं, चिकित्सक परामर्श फोन पर। इसके अलावा टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने का प्रयास। वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने छतरपुर पुलिस के इस अभियान की प्रशंसा की है। बहुत महत्वपूर्ण काम है, नवयुवकों को प्रेरणा देने वाला है। तो मेरी विनती है कि तो सबने साथ देना है। ये समाज और देश के लिए ये प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य देशभक्ति जनसेवा है। छतरपुर जिले में पुलिस जिस तरह असहाय बुजुर्गों का सहारा बनी है, उससे ये शब्द हकीकत बन गए हैं। छतरपुर से सुनील पांडे के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा पद्धति उपचार की एक और इकाई खोलने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके साथ ही राज्य में ऐसे उपचार केंद्रों की संख्या 6 हो जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार कोविड महामारी के संदर्भ में 50 लाख लोगों को परिचालनिक प्रशिक्षण दिया गया है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, स्व सहायता समूह और कोविड कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। सरकार ने अब तय किया है कि इनके माध्यम से अब लोगों में अधिक से अधिक होम आइसोलेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके पीछे के कारण राज्य में कोरोना की बिना लक्षण वाले मरीजों की तादाद में वृद्धि बताया जा रहा है। इस बीच राज्य में दैनिक नमूना जांच की संख्या 50,000 के पार जा चुका है। ऐसे में प्रति 10 लाख लोगों में 1,096 कोरोना परीक्षण करने में ओडिशा एक अग्रणी राज्य बन गया है। गत सोमवार मध्यरात्र तक राज्य में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 66,533, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 45,314 और कुल मृत्यु संख्या 362 हो गई है। गिरीश चंद्र दास, भुवनेश्वर। तमिलनाडु में कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3,49,000 को पार कर गई है। राज्य में 5,700 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां अब तक लगभग 2,90,000 लोग कोविड के उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य सरकार ने कोविड रोगियों से इलाज का अधिक खर्च वसूलने की शिकायत के बाद एक निजी क्लिनिक को दी गई अनुमति वापस ले ली है। तमिलनाडु में कोविड-19 के रोगियों के इलाज में निजी क्लिनिकों द्वारा ज्यादा शुल्क वसूलने की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि चेन्नई में एक निजी अस्पताल की वैधता एक मरीज की शिकायत के बाद रद्द कर दी गई है। इस क्लिनिक ने 18 दिनों के इलाज के लिए 12.5 लाख रुपए वसूल किए थे। राज्य सरकार द्वारा चेन्नई में एक और क्लिनिक की वैधता 3 सप्ताह पहले समाप्त कर दी गई। यह क्लिनिक सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक पैसा वसूल रहा था। सभी निजी अस्पतालों से सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही रोगियों का इलाज करने को कहा गया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण।
कर्नाटक में अब तक 2,40,948 कोविड रोगियों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटे में 8,387 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 65.14% हो गई है और 139 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या 4,201 हो गई है। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि क्या उसने कोविड-19 महामारी के दौरान निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को रोगियों से पीपीई किट्स और इलाज में काम आने वाली इसी तरह की वस्तुओं के लिए अधिक दाम वसूलने से रोकने के लिए कोई विनियामक प्रणाली तैयार की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति रेवती मोहन डेरे की खंडपीठ ने कहा कि केवल दिशा निर्देश जारी कर देने भर से अस्पतालों को मनमानी कीमतें तय करने की छूट मिली हुई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जिला कलेक्टरों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाले उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो कोविड-19 रोगियों से अधिक पैसा वसूल रहे हैं। सरकार ने कलेक्टरों को ऐसे अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाने और उनका पंजीकरण रद्द करने के साथ साथ उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को भी कहा है। कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत में तेजी से काम हो रहा है। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि भारत में 3 टीकों पर काम चल रहा है। 3 वैक्सीन हमारे देश में विकसित हो रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हैं और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है और वो अपनी स्पीड से आगे ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रीएश्योरिंग तरीके से हो रही है। श्री पॉल ने बताया कि टीके के उत्पादन की मंजूरी मिलने की स्थिति में देश में बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति के बारे में सरकार निजी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द वैश्विक साझेदारी के वैक्सीन कार्यक्रम में शामिल हों ताकि दुनिया को कोरोना वायरस के शिकंजे से मुक्त कराया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि जो देश दूसरे देशों को अलग करके अपने पास वैक्सीन का भंडार करते हैं वो इस महामारी को और भीषण बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हर देश के सबसे अधिक संक्रमित 20% आबादी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और पूर्व में मौजूद परिस्थितियों वाले लोगों को पहले चरण में वैक्सीन दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपन्न देशों को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी से जुड़ने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मॉनसून में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतानों के लिए अखिल भारतीय संगठन की रूपरेखा जारी की। भारत 13 देशों के साथ विमान संचालन के एयर बबल समझौते पर बातचीत कर रहा है। गुजरात सरकार ने 5 शहरों में 70 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की घोषणा और माली के राष्ट्रपति इब्राहिम अबू बकर केइता ने देश में सैन्य विद्रोह के पद से इस्तीफा दिया। भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते पर बातचीत कर रहा है। एयर बबल कोविड महामारी के दौरान नियमित उड़ानों के स्थगित होने के कारण अस्थायी वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करने का समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत संबंधित 2 देशों की विमान कंपनियां कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ भी इस समझौते का प्रस्ताव किया गया है। जुलाई से भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमारात, कतर और मालदीव के साथ एयर बबल समझौता किया है। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से ही भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान को नियंत्रित करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन आरंभ करने की रूपरेखा जारी की है। इसके अनुसार 500 करोड़ रुपए की शुद्ध लागत वाली कंपनियां
इस तरह की खुदरा भुगतान प्रणाली का गठन करने और उसके प्रबंधन तथा संचालन करने की पात्र होंगी। इसके अंतर्गत एटीएम, पीओएस, आधार से जुड़ी भुगतान और प्रेषण सेवाओं को शामिल किया जाएगा। इस संगठन को धोखाधड़ी और जालसाजी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की निगरानी भी करनी होगी, ताकि इस प्रणाली और समूची अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर न पड़े। रिजर्व बैंक ने इसके लिए कंपनियों से फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं और कहा है कि इस तरह के संगठन के प्रमोटर देश में रहने वाले भारतीय नागरिक ही हो सकते हैं। महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल जाने माने अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करने के उपायों पर विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। पुणे इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष विजय केळकर, दीपक पारेख, अजित रानडे समेत कई गणमान्य विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में किसी भी परियोजना को अमल में लाने से पहले वहाँ की स्थानीय जनता की सहमति को ध्यान में लिया जाएगा। समृद्धि महामार्ग के निकट विभिन्न उद्योग तथा टाउनशिप बनाने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। इस बैठक में शामिल विभिन्न विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न सुझाव दिए। इन सुझावों में विनिर्माण तथा रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूती देने के लिए इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाए, महामुंबई सेज के लिए अधिग्रहित भूमि पर रोबोटिक्स, टेलीमेडिसिन, निर्यात उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवा तथा उत्पादन उद्योग शुरू किए जाए, कोकण रिफाइनरी शुरू करे जैसे सुझाव शामिल थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इन सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए इन पर जल्द से जल्द अमल करने का आश्वासन दिया। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात के 5 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में अब 70 मंजिला या इससे भी अधिक ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी। गुजरात सरकार ने कहा है कि इन 5 शहरों में दुबई और सिंगापुर की तरह गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। फिलहाल राज्य में 22 से 23 मंजिलों से अधिक ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी है। राज्य सरकार का कहना है कि शहरों में जमीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनाना जरूरी है। इस तरह की इमारतों के निर्माण से जमीन की कीमतों में कमी आएगी और लोगों को किफायती लागत पर मकान मिल सकेंगे। राज्य सरकार ने इस तरह की इमारतों के निर्माण के लिए 2017 के मौजूदा नियमों में संशोधन का फैसला किया है। नए नियमों के अनुसार 5 बड़े शहरों में 100 से 150 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भूखंड का आकार 2500 वर्ग मीटर से अधिक होना जरूरी होगा। 150 मीटर से अधिक ऊंचाई की इमारत बनाने के लिए 3500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड की आवश्यकता होगी। इस तरह की गगनचुंबी इमारतों में गाड़ियों की पार्किंग में विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होना जरूरी होगा। ऐसी इमारतों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाना और इमारत को हवा के थपेड़ों से बचाव के लिए विंड टनल टेस्ट पास करना भी जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात पूरी तरह रोकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति में अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आमंत्रित करने और 4 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017 में पद ग्रहण करने के तुरंत बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी। इस नीति ने 3 वर्षों में ही निवेश और रोजगार सृजन के अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये तीनों क्षेत्र इस समय दुनिया में मोबाइल फोन उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में हैं। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन का 60% से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही बनता है। नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को अब समूचे राज्य में लागू किया जाएगा। इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन का नया वैश्विक केंद्र बनना चाहती है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की। प्रदेश में सड़क संपर्क बढ़ाने पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सड़कें ऐसी बननी चाहिए जो क्षेत्र में मौसम की मार को झेल सकें। उपराज्यपाल ने कहा कि सड़क परियोजनाएं समय सीमा में पूरी हो जानी चाहिए। श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में समाज के सभी वर्गों का समान विकास करने के एजेंडे पर काम कर रही है।
उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के बारे में प्रस्ताव तैयार करें। नौसेना के कमांडरों का 3 दिन का वार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें नौसेना अध्यक्ष कमांडर्स इन चीफ के साथ वर्ष के दौरान की गई संचालन प्रक्रियाओं, साजो सामान और लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा करेंगे। साथ ही भविष्य में अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा भी होगी। सैन्य मामलों के विभाग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाए जाने के बाद नौसेना कमांडरों का ये पहला सम्मेलन है। इसमें संयुक्त नियोजन ढांचे का अधिकतम उपयोग करने, सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल कायम करने और सैन्य तैयारी तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नौसेना के कामकाजी पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। शुक्रवार को संपन्न होने वाला ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों के बीच विचार विमर्श के लिए शीर्ष स्तर का आयोजन है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से गुजरात में अपनी गतिविधियों के विस्तार की अनुमति मिल गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के सभी सीमावर्ती जिलों में युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए एनसीसी की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इसकी घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। रक्षा सूत्रों के अनुसार गुजरात एनसीसी निदेशालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में वायुसेना के 3 यूनिट्स इस विस्तार योजना के लिए पसंद की गई है, जिसमें दूसरी गुजरात इंडिपेंडेंट कंपनी भुज, 7वीं गुजरात बटालियन एनसीसी महसाणा और दूसरी गुजरात एयर स्क्वाड्रन एनसीसी अहमदाबाद शामिल है। इसके द्वारा सीमावर्ती तालुका अबड़ासा, नखत्राना, लखपत, भुज, भचाऊ, सांतलपुर और गांधीनगर के एयरफोर्स तालुकाओं में सीनियर डिवीजन के 980 और जूनियर डिवीजन के 2650 कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में तीसरे चरण के विस्तार के दौरान ही नेवल एनसीसी के 6 यूनिट स्थापित किए गए थे। यह यूनिट पोरबंदर, भुज, गांधीधाम, वेरावल, जामनगर और नवसारी में स्थित है, जिसके द्वारा 15,000 कैडेट बढ़ाए जाएंगे। इस नेवल कैडेट्स को मरीन पुलिस के साथ तटवर्ती क्षेत्रों में गश्त के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। एनसीसी के विस्तार की पूरी योजना राज्य सरकार के सहयोग से लागू हो रही है। इसके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को न केवल सेना की ट्रेनिंग मिलती है, बल्कि वे सेना में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित होते हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के तहत आज प्रस्तुत है रेल साइकिल पर विशेष रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल साइकिल नाम की नई प्रणाली शुरू की है, जिसके जरिए रेल पटरियों की जांच, निगरानी और मरम्मत के लिए तकनीकी कर्मचारी निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि बरसात के मौसम में कभी कभी स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है, जिससे रेल सेवाओं को स्थगित करना पड़ता है, लेकिन रेल साइकिल के जरिए आसानी से पटरियों की टूट-फूट वाले स्थान पर पहुंचकर मरम्मत का काम किया जा सकेगा। आपात स्थिति के अलावा गर्म मौसम में पटरियों पर गश्त के लिए भी ये प्रणाली बेहद उपयोगी साबित होगी और इससे रेल मार्गों की रोजाना निगरानी की जा सकेगी। रेल साइकिल का वजन करीब 20 किलोग्राम होता है, जिसे एक व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। इसे आसानी से जोड़ा और खोला भी जा सकता है। रेल साइकिल की औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसमें 2 लोग सवार हो सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि इनका निर्माण बड़ी आसानी से और बेहद किफायती दामों पर किया जा सकता है। एक रेल बाइसाइकिल पर करीब 5,000 रुपए की लागत आती है। पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बोबुकार केइता ने देश में सैनिक विद्रोह के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल रात सरकारी टेलीविजन पर अपने त्यागपत्र की घोषणा की। इससे कुछ घंटे पहले ही सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया था। पिछले 2 महीने से अधिक समय से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सामने आए नाटकीय घटनाक्रम ने राष्ट्रपति केइता को अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले ही पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में हताश और निराश दिख रहे केइता ने बताया कि उनका त्यागपत्र तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही खबर में भी उन्हें निवर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर ही बताया गया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी शहर काती में शस्त्रागार से हथियार लेकर राजधानी बमाको की ओर कूच कर गए हैं। सैनिकों ने प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर दोनों को बंधक बना लिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी सामान्य वर्षा होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी हल्की वर्षा हो सकती है, तापमान 27 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन। धन्यवाद विशाल। पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज करने का समाचार आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पीएम केयर्स फंड को ग्रीन सिग्नल। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, कोर्ट की कसौटी पर खरा साबित हुआ पीएम केयर्स फंड। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को दिया है, पीएम केयर्स के पैसे आपदा राहत कोष में जमा करने की जरूरत नहीं। शीर्ष अदालत ने फंड को स्वैच्छिक बताते हुए याचिका खारिज की। देश में कोरोना संक्रमण मामलों में कमी आने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान का कहना है, सक्रिय मरीज घटने से संक्रमण के सफाई की उम्मीद जगी। पहली बार एक दिन में नए मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होने वालों की संख्या दर्ज की गई। वहीं जनसत्ता ने नए योद्धा शीर्षक से लिखा है, कोरोना को मात देने वाले बन गए स्वयंसेवक, नागरिकों को कर रहे महामारी के बारे में जागरूक। पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की तैनाती पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, पाकिस्तान से लगी सीमा पर वायुसेना को मिली मजबूती। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के इस्तीफे की खबर जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। एशियाई विकास बैंक में बनेंगे उपाध्यक्ष। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर। इसे देते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है, एशियाई विकास बैंक ने दी मंजूरी, फंड मिलने के बाद परियोजना में आएगी तेजी। मध्य प्रदेश में अब मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। राज्य सरकार के इस फैसले को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने अहमियत दी है। पत्र ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शब्दों को दिया है, संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के युवाओं का। इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा भी अखबारों की सुर्खियां बनी है। दैनिक जागरण लिखता है, 29 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। कोरोना काल में भारत के कारण चल रही दुनिया की रसोई राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र के अनुसार महामारी से लड़ते हुए भी भारत ने दुनिया की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पिछले साल के मुकाबले 23.34% अधिक कृषि उत्पादों का निर्यात किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय संगठन की रूपरेखा जारी की। भारत 13 देशों के साथ विमान संचालन के एयर बबल समझौते पर बातचीत कर रहा है। गुजरात सरकार ने 5 शहरों में 70 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की घोषणा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।